Hey everyone, what's up? My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel। तो आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टाफिंग इस चैप्टर का नाम है और एक बात की खबर रखना कि इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, तो पूरा पूरा चैप्टर सिलेबस में है हमारे, तो एक एक टॉपिक खत्म करना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई होप ये एक्सपीरियंस आपका बहुत डिफरेंट होने वाला है वाइल स्टडिंग बिजनेस स्टडीज। तो भाई स्टाफिंग हमारे चैप्टर का नाम है, लेट्स गो अहेड। ये स्टाफिंग होता क्या है भाई? आसान भाषा में क्या कह सकते हैं हम इसे? स्टाफिंग का मतलब है क्या सर? इसे क्या बोलेंगे? तो आसान भाषा में बताऊं तो ये होता है पुटिंग राइट पीपल एट राइट जॉब। लेट्स से आपका एक रेस्टोरेंट है, मैंने अगर एज्यूम कर लिया SLW होटल है आपका। अब होटल के लिए आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आपका एक रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट है, आपका एक हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट है, आपका एक लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट है, लाइकवाइज बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब आपको हर बंदे को सही पोजीशन पर फिट करना है। अगर जब मेरे पास शेफ होगा तो उसको रेस्टोरेंट में भेजना है, हाउसकीपिंग में नहीं, लॉन्ड्री में नहीं भेज देना है उसको। तो हमने क्या डिसाइड किया कि पुटिंग पीपल एट राइट प्लेस एट राइट जॉब इज नोन एज स्टाफिंग। सही बंदे का सही इस्तेमाल, सही काम देना, उसके लिए स्टाफिंग है, हमारे लिए स्टाफिंग है। समझ में आ गया? तो मैं यहां पे डेफिनेशन में लिख रखी है, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। राइट जॉब देना उसको, ये होता है स्टाफिंग। समझ में आ गया? ठीक है भाई, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट जॉब पर जो इस बंदे को लगा ले गए उसे बोलेंगे अपन लोग स्टाफिंग। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, आप सभी को कवर भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस भी हमारे सिलेबस में है। इंपॉर्टेंस पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, इसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं और मैंने यहां पर कुछ आपके लिए इजी कर दिया है इसको याद करने का तरीका। तो मैंने तरीका क्या लिखा है, SIKSHA, यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है SIKSHA। ये देख रहे हैं, SIKSHA, SIKSHA, ये क्या हो गया? ये हो गया शिक्षा। तो भाई कभी भी अगर आप भूल जाएं कि स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, तो तुम्हें याद दिलाने के लिए याद रहेगा, स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस होते थे शिक्षा। शिक्षा बोले तो S फॉर स्ट्रक्चरल फिलिंग, I फॉर इंप्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। इसके बारे में भी डिटेल में बात करने जा रहे हैं, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। के मतलब की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस, फिर है स्पेशलाइजेशन, फिर है ह्यूमन इंपॉर्टेंस, फिर है असिस्ट इन कॉम्पीटिंग। तो भाई अगर तुमसे कोई पूछ ले, तुम्हारे टीचर तुमसे पूछ ले कि भाई साहब इंपॉर्टेंस क्या होती है स्टाफिंग की, तो तुम उनको बता सकते हो शिक्षा होती है। एंड व्हाट इज शिक्षा, तो तुमको समझ में आना चाहिए S फॉर स्ट्रक्चर फिलिंग, I for improve the morale of the employees, K for key to effectiveness of other functions, specialization, human important and assist in competing। ये होते क्या हैं? चलो इनके बारे में हम लोग इन डेप्थ में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं और ये स्ट्रक्चरल फिलिंग क्या होता है। एक्सक्यूज मी। तो चलो भाई, स्ट्रक्चरल फिलिंग क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल फिलिंग का मतलब होता है नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशंस क्रिएटेड by the organizational structure by putting right person on the right job। इससे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फिलिंग। जैसे मैंने बताया, रेस्टोरेंट में अगर हमको इंप्लॉइज चाहिए तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा शेफ, शेफ के साथ चाहिए होंगे बाकी सारे लोग। तो राइट पर्सन को राइट जॉब पर फिट करना क्या है? स्ट्रक्चरल फिलिंग है। तो तुमसे कोई भी पूछ ले स्ट्रक्चरल फिलिंग क्या होता है तो समझा ले जाओगे ना भाई? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बातें करते चलेंगे। देखो सब्जेक्ट में जूस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर हमने जूस ही नहीं क्रिएट किया, इतना बोरिंग लगता है। एक तो ऐसी एनसीईआरटी की किताब देखने में छूने का मन ना करे, और ऊपर से बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट जो तुम सबसे लास्ट में उठाते हो पढ़ने के लिए। तो भाई दोनों दिक्कतें हैं, तो ये दिक्कतें तो दूर करनी पड़ेंगी, सब्जेक्ट से दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमको बिजनेस स्टडीज कुछ कुछ आंखों के रास्ते दिल में उतरता हुआ दिख रहा होगा। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल फिलिंग का मतलब समझ में आ गया, राइट पर्सन को राइट जॉब पर डालना स्ट्रक्चरल फिलिंग है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है? इंप्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। ये इंप्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय का मतलब क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करना, मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज को बूस्ट करना थ्रू अप्रेजल एंड फेयर रेम्यूनरेशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। भाई एम्प्लॉय का यार मोरल कैसे बूस्ट कर सकते हो? उसको सही सही काम करवाओ, सही काम का सही पैसा दो, ठीक है ना?
सही काम करवाओ और सही काम का सही पैसा दो। अभी क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मेल की सैलरी अलग होती है, फीमेल्स के लिए होती है। ऐसा कर करके वो लोग जैसे बोलते नहीं है कि बराबरी से चीजों को डील नहीं कर रहे होते हैं, तो कई जगह पर ऐसा होता है। तो वहां पर इंप्लॉइज का मोरल बूस्ट नहीं होगा। इंप्लॉइज का मोरल बूस्ट करने के लिए आपको सही काम और फेयर रेम्यूनरेशन जरूर देना चाहिए। समझ पा रही है बात? बढ़ जाए आके, दोस्ती हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो भाई बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि दोस्ती हो रही कि नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस का मतलब क्या है भाई? देखो, एज ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स जॉइंस द ऑर्गेनाइजेशन and human beings join the organization by staffing function only। भाई देखो, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस मतलब हर डिपार्टमेंट में बंदे चाहिए। अब बंदे चाहिए तो भरेगा कौन? कौन सा प्रोसेस? स्टाफिंग का प्रोसेस। इसीलिए स्टाफिंग को की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन बोलते हैं। अदर फंक्शन तब चलेंगे, अदर डिपार्टमेंट तब काम करेंगे जब स्टाफिंग वाले बंदे ने ठीक ठाक काम किया हो। ठीक है ना भाई? बात समझ में आ रही सभी को? एकदम क्लियर सा लग रहा है यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? मैंने बहुत हाईलाइट करके कीवर्ड लिखे ताकि आपको ये सीधा पीडीएफ का अगर तुमने प्रिंट भी निकाल लिया ना तो बात बन जाने वाली है। और प्रिंट क्यों निकालना है यार, अपने मोबाइल में रख लो, क्या दिक्कत है? काय को पेपर बर्बाद करना। अच्छा, ये अगर तुमको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं इसको पहले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, जाके आराम से डाउनलोड कर लो। पूरा पूरा स्टडी मटेरियल तुम्हारा हुआ और पढ़ डाला, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है तो कोई दिक्कत भी नहीं, तुम्हारे टीचर भी स्कूल में काटेंगे नहीं इसका आंसर। ठीक है ना? अब तो सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? टुडे द स्टाफिंग फंक्शन इज नॉट द रूटीन जॉब बट द स्पेशलाइज्ड जॉब। भाई आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां ही स्टाफिंग के प्रोसेस पर बन गई, जैसे Naukri.com पूरी पूरी कंपनी बन गई स्टाफिंग प्रोसेस में। तो ये एक आम काम नहीं है, ये एक खास काम है, स्पेशलाइज्ड जॉब है जो स्पेशलाइज्ड ही पीपल कर रहे हैं आज की डेट में। तो तुमको समझ में आ गया स्पेशलाइजेशन क्या है? आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, ह्यूमन इंपॉर्टेंस। ह्यूमन इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट्स बाय सिलेक्शन, अप्रेजिंग एंड ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज। भाई स्टाफिंग में कोई और मशीनरी से थोड़ा ना खेलना है हमें, स्टाफिंग के प्रोसेस में बंदे रख रहे हैं, बंदे मतलब ह्यूमन एलिमेंट है। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही ह्यूमन की है। ठीक है ना? कि बंदे को रखना कैसे, बंदे को ट्रेनिंग कैसे देनी है, बंदे को काम कैसे सिखाना है, ये सारा प्रोसेस ह्यूमन एलिमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। इसीलिए इसको ह्यूमन इंपॉर्टेंस बहुत, जैसे बोलते नहीं, ह्यूमन इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल फॉर वेरियस जॉब्स। आगे बढ़ते हैं, असिस्ट इन कॉम्पीटिंग। असिस्ट इन कॉम्पीटिंग का मतलब क्या है? टू ऑर्गेनाइजेशंस कैन इजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनियो ये बात। दो कंपनी के पास ना सेम फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन बट द ऑर्गेनाइजेशन विद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टाफ कैन इजिली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। अब भाई बात सुना, जैसे हम लोग ना इंडिया में रहते हैं और इंडिया में बोलते हैं कि भाई साहब सारे इंप्लॉइज एक तरफ, टाटा के एम्प्लॉइज एक तरफ। पता नहीं टाटा के एम्प्लॉइज में ऐसा क्या वो लोग सिखाते हैं कि टाटा के एम्प्लॉइज में एकदम भक्ति आ जाती है टुवर्ड्स टाटा ग्रुप। ठीक है ना? बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज सेम होंगे, लेकिन टाटा जैसे एम्प्लॉइज नहीं होते हैं सबके पास। ऐसा एक केस स्टडी थी ना, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, जो ताज पे अटैक हुआ था और टाटा के एम्प्लॉइज ने कैसे एक शील्ड का काम किया था। अगर कहोगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तो उसके ऊपर भी एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, एंड दैट इज 100% रियलिस्टिक। तो भाई अगर किसी कंपनी के पास ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया है, उसके एम्प्लॉइज अच्छे हैं, काम करने वाले बंदों में जान है, तो किसी भी कॉम्पिटिटर से हम लोग आगे निकल सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? यहां तक तो चिल लग रहा होगा, यहां तक तो इजी है, सॉर्टेड है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ रहे हैं हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस के ऊपर। ये स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है? अब ये स्टाफिंग प्रोसेस ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर में आएगा ही आएगा। स्टाफिंग प्रोसेस में पहला जो हमें पॉइंट पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। कितने बंदों की जरूरत है आपको, उसे बोलते हैं एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है? दूसरा क्या है? फिर हमने कर दिया रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर किया सेलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आपका फोर्थ स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप के बाद हम फिफ्थ स्टेप पर आए। फिफ्थ स्टेप है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिफ्थ स्टेप है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और फिर क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज
एंड कॉम्पनसेशन। इसमें बहुत सारे पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिखे हैं जो आपकी किताब में नहीं है, तो आप किताब वाले सीधे डायरेक्टली पढ़ सकते हो। मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देना है, इसलिए ये आपकी पूरी स्लाइड्स बनाई हुई है। एक एक करके सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो चलो भाई, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये है क्या कि भाई हमें कितने बंदों की जरूरत है। एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड टू गेट द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल एट द राइट टाइम थ्रू वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। कितना वर्कलोड है, कितना वर्कफोर्स है, और उसके बीच में कितना डेविएशन है, अगर ये निकाल ले जाएंगे तो हमारा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट सही हो जाएगा। लेट्स से मेरे पास वर्कलोड एनालिसिस मान लेते हैं मेरे पास 100 लोगों का काम है, मेरे पास 100 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास करंटली 70 लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं। तो यहां से डेविएशन कितने का आ गया? 30। दैट मींस वी नीड टू हायर 30 पीपल सो एज कि हमारा काम अच्छे से हो सके। तो इसे बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ रही है कैसे होता है वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस के डिफरेंस है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उसके अगले पॉइंट पर आते हैं मेरे भाई। अगला पॉइंट है हमारा, ये वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है? इनेबल एंड एस्टिमेशन ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स। किस तरह के बंदे किस तरह की जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद वर्कफोर्स एनालिसिस क्या है? डिस्क्लोज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ अवेलेबल टू नो वेदर अंडर रेटेड स्टाफ है, ओवर रेटेड स्टाफ है, या ऑप्टिममली स्टाफ्ड है। तो मैंने बताया ना तुमको, डिफरेंस समझ में आएगा कितने किस तरह के बंदे चाहिए, कितने और किस तरह के बंदे चाहिए, और कितने और किस तरह के बंदे हैं हमारे पास जो उनके बीच में डेविएशन होगा, उनका रिक्रूटमेंट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है मेरे भाई? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग द कैंडिडेट process of searching and motivating the candidate to apply for the job in an organization by using internal and external sources। अब भाई देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? लोगों से ना जॉब के लिए एप्लीकेशन करवाना। बड़ी सिंपल भाषा में बता रहा हूं, लोगों से किसी भी नौकरी के लिए आपको एप्लीकेशन डलवाना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। जैसे कि भाई मान लो सरकारी नौकरी आई कि भैया 10,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली, 10,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो जो गवर्नमेंट ने क्या निकाला? एक एडवर्टीजमेंट निकाला, लोगों ने उसको एडवर्टीजमेंट देके अप्लाई किया। दिस प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज रिक्रूटमेंट। बात समझ में आ रही? सिलेक्शन इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही? हाउ कैन यू मेक द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो चलो भाई, पॉजिटिव स्टेप होता है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन क्या होता है? अब भाई देखा, चूजिंग फ्रॉम अमंग द एप्लीकेशन द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लेते 72,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, 72,000 पीपल हैव अप्लाइड फॉर लाइक 1,000 पोजीशंस। तो हमने क्या किया? उनमें से कुछ बंदों को शॉर्टलिस्ट कर लिया। दैट शॉर्टलिस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। बात समझ में आ रही? रिक्रूटमेंट मतलब लोगों से अप्लाई करना, सिलेक्शन मतलब लोगों को शॉर्टलिस्ट करना। बात समझ में आ रही? टू फिल अप द vacancies in the organization by comparing and evaluating the candidates qualifications required to perform the job। अब इस सिलेक्शन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कैसे कैसे हमें सेलेक्ट करना है उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे इन डिटेल। नीड नॉट वरी अबाउट दैट। फिर क्या है? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसिंग द कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे हैव बीन सेलेक्टेड। देखा ना, मैडम को हम लोगों ने एक जगह दे दी है, तो भाई जहां पर कोई बंदा सेलेक्ट हो गया तो उसको एक पर्टिकुलर जगह पर प्लेस कर देना, वो प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट मतलब वो नहीं कि भी हमारा नौकरी लग जाए। प्लेसमेंट मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगा देना। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं और उसके बाद लेते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया पहले दिन होता है, लोग आप लोग को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कराते हैं कि हमारे स्कूल में ये होता है, हमारे कोचिंग में ये होता है, हमारे कॉलेज में ये होता है। अपने कॉलेज के बारे में बताना, अपने स्कूल के बारे में बताना, अपने कोचिंग सेंटर्स के बारे में बताना, वो ओरिएंटेशन है। तो यहां पर क्या क्या? इंट्रोड्यूसिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टू ऑल द एम्प्लॉइज एंड टेलिंग द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट enables recruits to adjust themselves to the वर्क एनवायरमेंट। भाई कोई भी नया बंदी आती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो पुराने एम्प्लॉय से मिलवाना, वहां के रूल्स बताना, ये सारे प्रोसेस होता है ओरिएंटेशन का। फिर क्या है भाई? परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है भाई? परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन देयर जॉब इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन। एक बंदे ने कितना अच्छा काम किया है, उसके बेसिस पर उसका अप्रेजल लगाना परफॉर्मेंस अप्रेजल है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या? एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रमोशन टू हायर पोजीशंस अकॉर्डिंग टू बोथ एबिलिटी एंड सीनियरिटी। सीनियरिटी बेसिस पर सरकार में होता है और प्राइवेट में तो एबिलिटी बेसिस पर ही हो रहा है।
खैर आगे बढ़ते हैं। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है, ये मैं तुमको चीजें थोड़ी एडिशनल भी पढ़ा रहा हूं, पढ़ते चलो, कहीं पे भी नुकसान नहीं होगा। अगर सीयू सेट हो गए तो ये सब कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, कॉम्पनसेशन के बारे में बात करते हैं। इंप्लॉइज रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। भाई कॉम्पनसेशन क्या होती है, या तो ये सैलरी मिल रही होगी या तो इन काइंड कुछ मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो कॉम्पनसेशन दोनों होती है भाई, मॉनिटरी टर्म्स में भी होता है और नॉन मॉनिटरी टर्म्स में भी होता है। अब बढ़ते हैं और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत थ्योरी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ते चलेंगे ताकि आप सभी को सब कुछ एडजस्ट होता चला जाए। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, स्टाफिंग के 2-3 वीडियोस में पूरा स्टाफिंग कवर कर लेंगे। साथ में नोट्स बना लेना, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो ये पूरा प्रिंट कर लेना, तुम्हारे पास पूरी तैयारी हो जाएगी। और बुक्स में उसको मार्क कर लेना कि सर ने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है ना भाई। आपकी आराम से प्रिपरेशन मैं करा दूंगा पूरी बिजनेस स्टडीज की, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। आपको सारे नोट्स मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूंगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा। खैर आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है मेरे भाई, रिक्रूटमेंट देख लो। अभी रिक्रूटमेंट क्या है, चलो भाई। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि लोगों से जॉब पर अप्लाई कराना ही रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। अब आइए देखते हैं इसके अंदर क्या पढ़ना है हमको। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 100% मेरे भाई, तुम अगर ये सोच लो पेपर में ये 100% पूछा जाएगा कि रिक्रूटमेंट करने के लिए इंप्लॉइज कहां से आते हैं। तो दो तरह का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, या तो इंटरनली इंप्लॉइज को रख लो या एक्सटर्नली इंप्लॉइज को रख लो, एक्सटर्नल सोर्सेस को यूज करते हुए। तो चलो भाई सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंटरनल क्या होता है। इंटरनल में पहला टाइप है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और वन डिपार्टमेंट टू अनदर। इसके बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो गई, ट्रांसफर कर दिया एक एम्प्लॉय का दूसरे डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, विदाउट अ चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। भाई हमें एक फाइनेंस के बंदे की जरूरत थी और वो फाइनेंस का बंदा किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो वहां से उसका ट्रांसफर करवा लिया कि भाई तुम आ जाओ, हमारे यहां पे जरूरत है। तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्स, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है, स्टेटस सेम रहता है एम्प्लॉय का, ऐसा नहीं कि उसको प्रमोट कर दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये तो ट्रांसफर हो गया। और दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या, वर्टिकल शिफ्टिंग। ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग सेम डिपार्टमेंट में, और जो हमारा प्रमोशन है वो वर्टिकल शिफ्टिंग है, मतलब यहां पर नीचे से ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा एम्प्लॉइज को। तो वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड पे। उसके बाद क्या लिखा है, इंप्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। तो भाई अगर प्रमोशन से आप कोई वैकेंसी भर रहे हो तो भाई ऐसे फायदे एम्प्लॉइज को मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। दर्द तो नहीं हो रहा है पढ़ने में कि भाई साहब ये सर पढ़ाए जा रहे हैं, अभी नए नए मिले, इनको तो हम जानते भी नहीं है लेकिन इतना पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं भाई, पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे सो दैट आपकी तैयारी भरपूर और अच्छी तरीके से होती रहे बेटा। खैर आगे बढ़ते हैं, और फिर क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेस। भाई कुछ फायदे हैं इंटरनल सोर्सेस से, अगर आप बंदे रखोगे, दो ही प्रोसेस होता है, ट्रांसफर और प्रमोशन। फायदा क्या है, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट अवॉइड्स ओरिएंटेशन, इट्स फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, इकोनॉमिकल होता है और इट रिड्यूसेस इंबैलेंस, ठीक है ना भाई। तो यहां से आपको एक शॉर्टकट निकल कर आ रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है इंटरनल सोर्सेस की। शॉर्टकट में यहां पर लिखा हुआ है सेफर, SFER। तो कोशिश की है कि नोट्स जब मैंने बनाए हैं ये वाले, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सके। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल सोर्स क्या है, सेफर। सेफर बोले तो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ए मतलब अवॉइड्स ओरिएंटेशन, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, इकोनॉमिकल एंड रिड्यूसेस इंबैलेंसेस। आई होप आपको ये तरीका पढ़ने का ठीक लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी, साथ साथ बहुत ज्यादा रटने वाला जो था ना वो नहीं करना पड़ेगा। खैर चलो बढ़ते हैं और इसको देखते हैं इन डिटेल। ये फैसिलिटेट्स मोटिवेशन क्या होता है भाई। अ प्रमोशन एट क्रिएट्स वैकेंसी एट, होता है अ प्रमोशन ऑफ एट क्रिएट्स वैकेंसी एट द लोअर लेवल, जिससे हर बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ना एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरा भी प्रमोशन होगा, मुझे भी कोई अच्छे काम को करने को मिलेगा। अच्छा काम तो सभी कर रहे हैं, मतलब एक हायर लेवल पर सैलरी बढ़ जाएगी, सबसे बड़ा तो प्रमोशन का रीजन यही होता है भाई। आगे पॉइंट पर आता है इकोनॉमिकल, देयर इज नो कॉस्ट, नॉन एडवर्टीजमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। पहले से ही बंदे आपके पास कंपनी के अंदर है, तो आप कोई एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं करना है, कोई रिक्रूटमेंट पे खर्चा नहीं करना है, केवल आपने प्रमोशन किया, ट्रांसफर किया और बंदा आपके पास आ चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। थर्ड है सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ selecting existing candidates. Candidates working in the enterprise can be evaluated more accurately because they are known to the working
इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बंदा पहले से ही तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा है उसको तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो और वो भी तुमको बहुत अच्छे से जानता है, आपका काम करने के तरीके को बहुत अच्छा जानता है, तो ये एक अच्छा तरीका होता है, सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ न्यू एम्प्लॉय। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, अवॉइड्स ओरिएंटेशन। कोई ओरिएंटेशन देने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी पुराने कैंडिडेट से, पुराने एम्प्लॉय से मिलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद का पुराना एम्प्लॉय है भाई। खैर आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद क्या है, इट रिड्यूसेस इम्बैलेंसेस, transfers helps in shifting workforce from the surplus departments to those where there is shortage of funds, तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ्स। तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती, इंबैलेंस को दूर किया था, किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, हम किसी डिपार्टमेंट में कम बंदे काम कर रहे हैं, ज्यादा वाले से हमने निकाल लिया और कम वाले में डाल दिए, तो इंबैलेंस को रिड्यूस करता है आपका इंटरनल सोर्सेज। आगे बढ़ते हैं, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और डिसएडवांटेज क्या है, प्रमोट्स लेजीनेस, लेस चांस टू द फ्रेश टैलेंट, अवॉइड्स कंपटीशन, नैरो स्कोप, ट्रिम डाउन प्रोडक्टिविटी। तो भाई इसका हमने शॉर्टकट बनाया है प्लांट। प्लांट क्या है यहां पर, प्रमोट्स लेजीनेस, लेस चांस टू फ्रेश टैलेंट, अवॉइड्स कंपटीशन ए के लिए, एन के लिए नैरो स्कोप, एंड टी के लिए ट्रिम डाउन प्रोडक्टिविटी। तो भाई इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके इन डिटेल। तो चलो देखते हैं भाई, प्रमोट्स लेजीनेस में क्या होता है, द एम्प्लॉइज में बिकम लेजी इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। सरकारी विभाग में ऐसा ही होता है भैया, सब आराम से बैठे क्योंकि उनको पता है 5 साल में हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, हमें नया पोजीशन मिल जाने वाली है। तो अगर कहीं पर टाइम बाउंड प्रमोशन हो रहा है तो वहां पर अक्सर टेंडेंसी लेजीनेस के आ जाती है अमंग द एम्प्लॉइज। आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है हमारा, लेस चांस टू फ्रेश टैलेंट, स्कोप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। नया बंदा आपकी कंपनी में आकर काम नहीं कर पाता है, बिकॉज आपने इंटरनल सोर्सेज से ही अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। बाहर वाला बंदा आएगा कैसे, तो फ्रेश टैलेंट को कम चांस मिलता है। इट्स अवॉइड कंपटीशन, द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज मे बी रिड्यूस्ड। तो भैया एक एम्प्लॉय जो दूसरी एम्प्लॉय से बड़ा कॉम्पीट करने में लगा था, तो वहां पर ये कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, नैरो स्कोप, अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। भाई जो कंपनी नहीं है उसके पास इंटरनल सोर्सेज के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए बंदे ही नहीं होने वाले हैं, तो ये नैरो स्कोप होता है, बिकॉज सब सारी कंपनी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। खैर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद है ट्रिम डाउन प्रोडक्टिविटी, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार अगर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की कम हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सफर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ने आ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस के क्या एडवांटेजेस हैं, वो है हमारे पास वाइडर चॉइस, अट्रैक्ट एक्सपीरियंस पर्सोनल एंड न्यू टैलेंट एंड टॉप परफॉर्मेंस। ठीक है ना, तो भाई ये है हमारा वांट, शॉर्टकट क्या है इसका, WANT, वांट। ये है हमारा इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के प्रोसेस। तो वाइडर चॉइस क्या है, व्हेन वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड वाइडली अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई। भाई अगर हमने इंप्लॉय करना है और एक्सटर्नल सोर्सेज से एम्प्लॉयमेंट करना है, तो बहुत सारे बंदों ने एप्लीकेशन भेजी, तो हमारे पास चॉइस ज्यादा होती है कि किसको सेलेक्ट कर सकें। बहुत सारा टैलेंट है हमारे पास, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी हैं, तो उसमें से हम राइट पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास चॉइस ज्यादा होती है, वैरायटी ज्यादा होती है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, अट्रैक्ट्स एक्सपीरियंस पर्सनल, मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेड पीपल टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई हमें अगर किसी सीनियर बंदे को रखना है एक्सक्यूज मी, तो हमने एक्सटर्नल सोर्सेज से उस बंदे को रख लिया और अच्छी सैलरी पैकेज दे दिया, तो हमको बहुत ट्रेनिंग पे भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, और ऐसे में एक्सपीरियंस इंप्लॉइज को आप इजीली रख पाओगे, और उसके लिए बेस्ट तरीका एक्सटर्नल ही होता है। थर्ड है न्यू टैलेंट, व्हेन वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइज। तो भाई नया नया टैलेंट आने का आपके पास स्कोप रहता है, बाहर के बंदे आपकी कंपनी में अप्लाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका टॉप परफॉर्मेंस, एग्जिस्टिंग स्टाफ्स has to compete with the outsiders, there will work harder to show better performance। भाई नए बंदे, अगर कंपनी को पता है कि हम नए बंदे रखेंगे तो पुराने जो एम्प्लॉय है ना वो अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको कॉम्पीट करना पड़ेगा विद द फ्रेश टैलेंट, तो वो हमेशा काम करता रहता है, लेजी एटीट्यूड उसके अंदर नहीं आ पाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, उससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस हैं आपके लेड LED के नाम से हमने यहां पर लिखा हुआ है, लेंथी प्रोसेस, एक्सपेंसिव एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। ये 3 डिसएडवांटेज आप इसको ध्यान रखिएगा। लेंथी प्रोसेस क्या है, बिकॉज सिलेक्शन का प्रोसेस अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत लेंथी होता है, कई स्टेप्स करने पड़ते हैं, तब जाके आप किसी भी इंप्लॉय को सेलेक्ट कर पाते हो। उसके बाद क्या, एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत पैसा खर्चा होने वाला है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा होने वाला है, प्रोसेस पे खर्चा होने वाला है, तो ये स्टेप आपका एक्सपेंसिव होता है। और डिससैटिस्फैक्शन अमंग
एग्जिस्टिंग स्टाफ, बिकॉज हमको अगर ऐसा लगा कि हम बाहर से बंदा ले आ रहे हैं और हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इस कंपनी में तो प्रमोशन नहीं होता है, इस कंपनी में तो ट्रांसफर नहीं होगा, हमारे लिए तो ये कंपनी बनी नहीं है, तो डिससेटिस्फैक्शन की एक फीलिंग आ जाती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के अंदर। ठीक है ना भाई, समझ में आ रही है ना बात यहां तक? तो चलो, थोड़ा सा एक डिफरेंस दे रखा है कि कौन सा इकोनॉमिकल है कौन सा नॉन इकोनॉमिकल है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इजीली देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि यहां तक कि आज की क्लास पूरी हो जाएगी अगर हम लोग ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भी पढ़ डालें, और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो घबराओ मत, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया तो क्या हो गया भाई, 2 पार्ट में देख लेना। तो भाई एक्सटर्नल सोर्सेज, मैं इंटरनल के बता दिए क्या सोर्सेज थे भाई, ट्रांसफर प्रमोशन। एक्सटर्नल के बहुत सारे हैं, पहला है वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट पे डाल देना। फिर दूसरा है कैजुअल कॉलर्स, वो होते हैं ना जो आराम से सीवी डाल के चलाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई जरूरत हो तो हमें बुला लेना। तीसरा है एडवर्टीजमेंट पेपर में निकाल देना, नौकरी.com पर डाल देना, वो पेपर में आता नहीं है आपका क्लासिफाइड वाला पेज, क्लासिफाइड वाला, तो वहां पर निकलते हैं। इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में बता देना, प्लेसमेंट एजेंसीज को बता देना, नौकरी.com और ये वाली चीजें। कैंपस रिक्रूटमेंट करने चले ना कि भाई कंपनीज होती हैं, आईएम्स में जा रही है, बड़े बड़े कॉलेज में जा रही है और वहां से टैलेंट को एक्वायर कर लेकर आ रही है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, किसी बंदे ने रिकमेंड कर दिया कि भैया वो वाला बंदा अच्छा है, उसको रख लो नौकरी पर, तो रिकमेंडेशन से भी यहां पर एम्प्लॉइज को रखा जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जनरली ये फैक्ट्रीज में होता है कि भैया हमने किसी एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ कर लिया और उससे बोला कि भैया अपने सारे लेबर्स लेकर आ जाना। फिर क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हम कर सकते हैं किसी बंदे को उठा के। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं बेटा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड, unemployed people assemble outside the gate on the specified date and selected on the spot, usually for unskilled or semi skilled। इकोनॉमिकल मेथड होता है, तो तुमको डायरेक्ट मेथड समझ में आ रहा होगा। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है? मेनी ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डेटाबेस ऑफ अनवांटेड एप्लीकेंट्स। A list of such candidates can be prepared and can be screened to fill the vacancies as they arise। ये भी आपका इकोनॉमिकल मेथड होता है। फिर क्या है आपका एडवर्टीजमेंट, यूज व्हेन वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब्स कैन बी गिवन टू द एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट आपने देखा है पेपरों में आता है। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या है? प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस, कलेक्ट बायोडाटा ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड रिकमेंड suitable नेम्स टू द क्लाइंट्स, चार्ज फी फॉर देयर सर्विस। नौकरी.com यही कर रहा है, लिंक्डइन भी यही कर रहा है आज की डेट में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये जनरली गवर्नमेंट चलाती है, रन बाय द गवर्नमेंट, आर रिगार्डेड फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। कंपल्सरी नोटिफिकेशन फॉर वैकेंसीज टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ आज की डेट में। आगे बढ़ते, ये भी इकोनॉमिकल मेथड होता है। फिर होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। भैया मैंने बता चुका है कि भैया कंपनी आएगी कैंपस में और कैंपस में आकर आपको वो नौकरी देगी। कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, पॉपुलरली सोर्स ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल and managerial jobs। Organizations maintain a close contact with the universities and management institutes। तो MBA करोगे, इंजीनियरिंग करोगे तो कंपनी आती है आपके वहां, ठीक है ना। आगे बढ़ता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को रिकमेंड कर दिया और हमने उसको बुला के इंटरव्यू ले लिया और उस बंदे को रख लिया, ये हो गया आपका इकोनॉमिकल मेथड। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में मैं बता चुका हूं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद लेबर्स, प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस। खैर, अब वेब पब्लिशिंग क्या होती है भाई? इंटरनेट नाउ फास्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, भैया jobstreet.com कहीं पर भी डाल दिया, नौकरी.com एंड लाइकवाइज। तो मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया है। टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स जो इस पूरे चैप्टर में है, दैट आर 94 एंड यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 56 ऑफ देम। सो 3 वीडियोस विल बी कमिंग फॉर स्टाफिंग चैप्टर एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। माइंड यू, मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, केस स्टडीज भी प्रोवाइड करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो इस चैनल पर आपको नहीं मिल रहा हो। सो दिस इज योर टीचर शुभम जगदीश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर ये नहीं पता है कि मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं और अकाउंटेंसी के 3-4 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो किस बात का वेट कर रहे हो? प्लेलिस्ट पर जाके सेलेक्ट करो और सारे वीडियोस देख सकते हो। मैंने बोर्ड का जो सैंपल पेपर आया था उसका भी सोल्यूशन वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। पता नहीं किस बात का वेट है। जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और फटाफट से पूरी प्लेलिस्ट विजिट करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। बाय बाय।